ग्रेट पीपल टू फ्लाई विद से लेकर बाय वन गेट वन फ्री जैसी शानदार सेल ऑफर्स तक, एशिया की लीडिंग एयरलाइन कहलाने से लेकर दूसरी एयरलाइन के क्रू को ट्रेनिंग देने तक, दुनिया की बेहतरीन एयरलाइन खड़ी करने से लेकर खुद अपनी बका की जंग लड़ने तक। दोस्तों, ये है PIA की कहानी। लेकिन सवाल ये है कि एशिया की लीडिंग एयरलाइन बनी कैसे। 1946 में कलकत्ता से शुरू होने वाला ये सफर दुनिया की बेहतरीन एयरलाइन तक कैसे पहुंचा। फिर ऐसा क्या हुआ कि कामयाबी का ये सफर आहिस्ता आहिस्ता मुश्किलात में घिरता चला गया। ऑफर्स लगती रही मगर खरीदार कोई ना मिला, और आखिर IMF के दबाव में PIA को बेचने का फैसला क्यों करना पड़ा। इन सवालों के जवाबात के लिए हमें जाना होगा वापस 1946 में, जहां से PIA की कहानी शुरू होती है। 1945 में मोहम्मद अली जिन्ना दो अमीर कारोबारी शख्सियात मिर्जा अहमद असफानी और आदमजी हाजी दऊ से मिलते हैं और उनसे एक एयरलाइन बनाने की रिक्वेस्ट करते हैं। इसके बाद इन दोनों ने मिलकर ओरिएंट एयरवेज की बुनियाद रखी, जो 1946 में कोलकाता में रजिस्टर की गई। ये ब्रिटिश राज में बनने वाली पहली एयरलाइन थी जो मुसलमानों की मलकियत थी। 20 जून 1947 को ओरिएंट एयरवेज ने अपने ऑपरेशन शुरू किए। फिर पार्टीशन हुई और ये एयरलाइन पाकिस्तान आ गई। इसके बाद 11 मार्च 1955 को ओरिएंट एयरवेज को बाकायदा तौर पर पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन में मर्ज कर दिया गया। इसी साल PIA ने अपना पहला इंटरनेशनल रूट शुरू किया, जो कराची से लंदन तक था। 1958 तक PIA में ट्रैवल करने वाले पैसेंजर्स की तादाद 2 लाख से ज्यादा हो चुकी थी, जिसकी वजह से एयरलाइन को अपनी कैपेसिटी बढ़ाना पड़ी और नए प्लेन्स भी शामिल किए गए। फिर 1959 में एयर मार्शल नूर खान को PIA का मैनेजिंग डायरेक्टर बना दिया गया। यही वो मोड़ था जहां से PIA का गोल्डन पीरियड शुरू हुआ और पहली बार PIA एक प्रॉफिटेबल एयरलाइन के तौर पर सामने आई। इसके बाद PIA ने जेट एयरक्राफ्ट ऑपरेट करना शुरू कर दिए। उस वक्त PIA एशिया की दूसरी एयरलाइन थी जो इन एयरक्राफ्ट को कमर्शियली ऑपरेट कर रही थी। फिर आया 1962, जब PIA ने लंदन से कराची की फ्लाइट में ऐसी रफ्तार दिखाई कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया, जो आज तक इस रूट पर कोई ना तोड़ सका, 938 किलोमीटर पर आवर। और यह हिस्टोरिकल फ्लाइट के कैप्टन का नाम था अब्दुल्ला बेग। 1960 के बाद PIA ने सिर्फ प्रॉफिट ही नहीं कमाया, बल्कि सर्विस, डिसिप्लिन और मैनेजमेंट में भी एक मिसाल बन गई। दुनिया में PIA को एक सीरियस और रिलायबल एयरलाइन के तौर पर देखा जाने लगा। यही वजह थी कि PIA पहली नॉन कम्युनिस्ट कंट्री की एयरलाइन बनी जिसने चाइना के लिए फ्लाइट शुरू की। और यही नहीं, PIA वो पहली नॉन सोवियत एयरलाइन भी थी जो मॉस्को के रास्ते यूरोप के लिए फ्लाइट्स ऑपरेट कर रही थी। ये वो दौर था जब PIA बहुत तेजी से एक्सपेंड कर रही थी। चंद ही सालों में PIA का रूट नेटवर्क मुसलसल बढ़ता गया, नई इंटरनेशनल फ्लाइट्स शुरू की गई और PIA अपनी बेहतरीन सर्विस और स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट की वजह से एक रीजनल एयरलाइन से निकलकर एक रिस्पेक्टेबल ग्लोबल एयरलाइन बनती चली गई। 1967 में कराची में होने वाली एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान असगर खान ने बताया कि PIA दुनिया की 5वीं बड़ी प्रॉफिट मेकिंग एयरलाइन बन चुकी है, जिसमें हर साल तकरीबन 10 लाख से ज्यादा पैसेंजर ट्रैवल करते हैं। PIA के गोल्डन एज का जिक्र हो और एयर होस्टेस मोमना गुल दुरानी का नाम ना आए, ये मुमकिन ही नहीं। इन्हें PIA का फेस कहा जाता था। अपनी फिल्म स्टार लुक्स की बदौलत वो हर इंटरनेशनल एडवर्टाइजमेंट में नजर आती थी। इनकी जिंदगी का सबसे यादगार लम्हा वो था जब उन्होंने अमेरिका की फर्स्ट लेडी जैकलिन कैनेडी को बुके पेश किया था। PIA एशिया की वो पहली एयरलाइन थी जिसने बोइंग 737 एयरक्राफ्ट ऑपरेट करना शुरू किए और 1960 में PIA उन चंद गिनी चुनी एयरलाइंस में शामिल थी जिसमें इन फ्लाइट एंटरटेनमेंट सिस्टम लगा हुआ था। और ये एशिया की पहली एयरलाइन थी जिसने ऑटो टिकटिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस किया। यही वो दौर था जब PIA हर कदम पर दूसरों से आगे नजर आती थी। ये वो वक्त था जब PIA सिर्फ मजबूत नहीं हो रही थी बल्कि दूसरों को उड़ना भी सिखा रही थी। कराची में PIA ने एक ट्रेनिंग सेंटर कायम किया जहां दुनिया भर से लोग सीखने आते थे। इसी ट्रेनिंग सेंटर ने 1985 में एमिरेट्स के क्रू को ट्रेनिंग भी दी। PIA ने अपने 2 प्लेन्स क्रू समेत एमिरेट्स को दिए, जिससे इस नई एयरलाइंस के ऑपरेशन शुरू किए गए। एमिरेट्स के फाउंडिंग मेंबर्स में शामिल टिम क्लार्क भी PIA के साथ काम कर चुके हैं और आज भी वो एमिरेट्स के प्रेसिडेंट हैं। और फिर यहां से दोस्तों शुरू होता है PIA की कहानी का दूसरा चैप्टर, डाउनफॉल, अ स्लो एंड पेनफुल डिक्लाइन।
1990 के बाद पीआईए मुसलसल लॉस में जाने लगी और ये नुकसान ऐसा था कि एयरलाइन फिर कभी पूरी तरह संभल न सकी। पायलट स्ट्राइक्स शुरू हो गई, सिस्टम कमजोर होता गया और ओवरस्टॉकिंग एक बड़ा मसला बन गई। हाल ये था कि 1981 तक पीआईए के पास तकरीबन 24,000 एम्प्लॉइज थे, जो दुनिया की किसी भी एयरलाइन के एयरक्राफ्ट टू एम्प्लॉय रेशो से कहीं ज्यादा थे। इसी दौरान पॉलिटिकल इंटरफेरेंस भी शुरू हुई। टॉप लेवल मैनेजमेंट में मेरिट की जगह पसंद और नापसंद ने ले ली और बड़े बड़े ओहदे अहलियत की बजाय ताल्लुकात की बुनियाद पर बांटे जाने लगे। यही वो फैसले थे जिन्होंने पीआईए के डाउनफॉल को मजीद तेज कर दिया। पीआईए आहिस्ता आहिस्ता एक एयरलाइन की तरह चलने की बजाय एक सरकारी दफ्तर की तरह चलने लगी। जहां बाकी एयरलाइंस मुसाफिरों को सहूलत देने और टाइम पर फ्लाइट चलाने पर तवज्जो दे रही थी, वहीं पीआईए की फ्लाइट्स तखीर का शिकार होने लगी। फ्लाइट डिले होना आम बात बन चुकी थी। पैसेंजर्स इंतजार करते रहते और यूनियन की स्ट्राइक्स बढ़ती चली गई। आहिस्ता आहिस्ता एतमाद टूटने लगा और लोग अल्टरनेटिव एयरलाइंस की तरफ देखने लगे। बाहर दुनिया बदल रही थी, मार्केट तेज हो रही थी और मुकाबला बढ़ता जा रहा था, मगर पीआईए उसी जगह रुकी रही जैसे ये किसी और जमाने में जी रही हो। पीआईए के पास कुछ रूट्स अब भी प्रॉफिटेबल बचे थे, लेकिन वहां पर भी एक नया खिलाड़ी आ गया। एमिरेट्स ने इन्हीं रूट पर तकरीबन वही टिकट प्राइस ऑफर करना शुरू कर दी। वही एयरलाइन जिसको खड़ा करने में पीआईए का अपना हाथ था, अब इसकी सबसे बड़ी कंपटीटर बन चुकी थी। फर्क ये था कि एमिरेट्स के पास मॉडर्न प्लेन थे, प्रोफेशनल मैनेजमेंट थी और ट्रेन क्रू था। एमिरेट्स ने वो सब कुछ करना शुरू कर दिया जो कभी पीआईए की पहचान हुआ करता था। बेहतर सर्विस, वक्त की पाबंदी और मसले को मसला बनने से पहले हल करना। पीआईए का असल मसला तो मैनेजमेंट ही था, जो मार्केट की रफ्तार और बदलते हुए ट्रेंड्स को समझ ना सकी। और ऊपर से रही सही कसर ओपन स्काई पॉलिसी ने निकाल दी। दोस्तों, ओपन स्काई पॉलिसी वो पॉलिसी होती है जिसके तहत गैर मुल्की एयरलाइंस को किसी भी मुल्क में ज्यादा आज़ादी के साथ फ्लाइट्स चलाने की इजाज़त मिल जाती है। यानी रूट्स पर, फ्लाइट्स की तादाद पर और सीट्स पर कोई खास पाबंदी नहीं होती। यह पॉलिसी सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि दुनिया के कई मुल्कों में है। इसका बुनियादी मकसद ये होता है कि फ्लाइट्स ज्यादा हो, कंपटीशन बढ़े और मुसाफिरों को सस्ते टिकट्स मिले। इससे टूरिज्म और बिजनेस भी बढ़ता है, एयरपोर्ट पर एक्टिविटी बढ़ती है और आखिर में फायदा हुकूमत को ही होता है। लेकिन पाकिस्तान में इस पॉलिसी का सबसे ज्यादा नुकसान पीआईए को हुआ। इसकी वजह यह थी कि एमिरेट्स, इतिहाद एयरवेज और कतर एयरवेज जैसे बड़े नाम पाकिस्तान आ गए। उन्होंने इन्हीं रूट्स के ऊपर सेम या इससे भी कम प्राइस पर टिकट्स देना शुरू कर दिए। मॉडर्न प्लेन्स, बेहतरीन सर्विस और मुसाफिरों को वो सहूलत दी जिसकी इन्हें आदत पड़ चुकी थी। लोगों के पास चॉइस आ गई थी और जब चॉइस आ जाए तो लोग वही चुनते हैं जो बेहतर हो। और यो ओपन स्काई पॉलिसी ने जहां मुसाफिरों को फायदा दिया, वहीं पीआईए के लिए मुकाबला और भी मुश्किल होता गया और पीआईए इस मुकाबले के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। पीआईए के जहाज आहिस्ता आहिस्ता खाली जाने लगे, नुकसान बढ़ता चला गया और फिर एक वक्त ऐसा आया कि पीआईए अपनी कमाई पर नहीं बल्कि हुकूमत के सहारे चलने लगी। एक कौमी एयरलाइन जो कभी मुल्क के लिए पैसा कमाती थी, अब कौम के पैसे पर बोझ बन चुकी थी। अब यह नुकसान सिर्फ पीआईए तक महदूद नहीं रहा बल्कि मुल्क की इकॉनमी पर भी असर डालने लगा था। इसका लॉस आखिरकार अवाम के पैसों से पूरा किया जाने लगा और यूं पीआईए के फाइनेंशियल कोलैप्स का आगाज हुआ, जिसकी कीमत हर टैक्स पेयर ने अदा की। अगर नंबर्स की बात की जाए तो डॉन की एक रिपोर्ट चौंका देने वाली तस्वीर दिखाती है। इस रिपोर्ट के मुताबिक 2005 में पीआईए हर गुजरते मिनट के हिसाब से तकरीबन 8,394 रुपए का लॉस कर रही थी। वक्त गुजरता गया, मसाइल बढ़ते गए और नुकसान भी बढ़ता चला गया। और हैरानकुन बात यह है कि 2023 तक आते आते पीआईए का यह नुकसान 2,34,465 रुपए फी मिनट तक जा पहुंचा। यानी नुकसान सालों में नहीं बल्कि मिनटों में गिरा जाने लगा। इस पूरे दौर में हुकूमतें भी बदलती रही और मैनेजमेंट में भी बार बार तब्दीलियां की गई, लेकिन पीआईए का नुकसान कम होने की बजाय मुसलसल बढ़ता गया। आखिरकार एक वक्त ऐसा आया जब ये बोझ हुकूमत के लिए बर्दाश्त से बाहर हो गया। तब पीआईए को बेचने की कोशिशें शुरू हुई। कई बार इसको सेल करने की बात हुई। एक मौके पर तो यहाँ तक कहा गया कि जो पीआईए खरीदेगा इसे स्टील मिल्स भी साथ दे दी जाएगी। मगर इतने नुकसानात, इतने कर्ज और इतनी पेचीदा सूरत हाल के साथ कोई खरीदार आगे आने को तैयार ना हुआ। वक्त के साथ जब मुल्की इकॉनमी पर दबाव बढ़ता गया और सरकारी इदारों के नुकसानात हुकूमत के लिए संभालना मुश्किल होने लगे तो आईएमएफ ने एक बार फिर जोर देना शुरू किया।
कि जो सरकारी इदारे अपने पांव पर खड़े नहीं हो पा रहे और मुसलसल हुकूमत के पैसे पर चल रहे हैं, इन्हें या तो ठीक किया जाए या फिर बेच दिया जाए। और पीआईए इस लिस्ट में सबसे ऊपर थी। इस प्रेशर के तहत हुकूमत ने पीआईए को सेल करने का अमल दोबारा शुरू किया। फिर बोली लगी और पीआईए को 135 बिलियन रुपीस यानी 482 मिलियन डॉलर में सेल कर दिया गया। जिस दिन ये डील हुई, मुल्क के प्राइम मिनिस्टर ने इस दिन को पाकिस्तान के लिए एक हिस्टोरिक डे करार दिया। हुकूमत के मुताबिक ये एक बहुत अच्छी डील थी, मगर जब तफसीलात सामने आई तो एक बात ने सबको चौंका दिया। कुल रकम का सिर्फ 7.5% ही हुकूमत को मिलना था। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना, सिर्फ 7.5% यानी तकरीबन 10 अरब रुपए। और बाकी 93.5% अमाउंट दोबारा पीआईए में इन्वेस्ट की जानी थी। तो इस डील पर सवाल उठने लगे, लेकिन सबसे अहम सवाल फॉर्मर गवर्नर सिंध मोहम्मद जुबैर ने उठाया। इनका कहना था कि अगर बायर्स को सिर्फ 7.5% अमाउंट ही हुकूमत को पे करनी थी, तो इस बात को एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट में क्यों मेंशन नहीं किया गया। इनके मुताबिक अगर ये बात पहले ही वाजे कर दी जाती तो बहुत सी एयरलाइंस पीआईए को खरीदने में दिलचस्पी लेती और शायद पाकिस्तान को इससे बेहतर डील मिल सकती थी। तो दोस्तों, सवाल आज भी वही है कि पीआईए को इस हाल तक कौन लाया और क्या इसे सेल करना वाकई एक बेहतर फैसला था, वो भी इतने कम पैसों में। आप क्या सोचते हैं, कमेंट्स में जरूर बताएं।